रहा हूँ, सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं हमारे पास। और प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के बने होते हैं। तो अमीनो एसिड के 20 प्लस ग्रुप होते हैं, ठीक है? तो उनमें मिथोनिन और सिस्टीन भी होता है, ठीक है? मिथोनिन और सिस्टीन भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो एक परफेक्ट अरेंजमेंट दिखाई गई है कि जो है ना, जो सिस्टीन है ना, वहाँ आके जुड़ता है, होता वो सल्फर ही है। अब मान लो कोई ऐसा अमीनो एसिड है तो ये भी कोएंजाइम है, तो एंजाइम ही ये भी। अब इस कोएंजाइम में एक सल्फर ग्रुप होता है, तो उसकी परफेक्ट पोजीशन दिखाई गई है कि एसिटाइल ग्रुप सल्फर के साथ जुड़ेगा, वो होता है वहां पे। भाई कोएंजाइम हमारे पास एक एंजाइम है, और एंजाइम किससे मिलके बने हैं? प्रोटीन से। और प्रोटीन किस क्या क्या होते हैं? अमाइनो एसिड होते हैं। तो जो अमाइनो एसिड के जो ग्रुप होते हैं उनमें क्या होता है, एक मिथोनिन और सिस्टेनिन भी होते हैं कुछ ग्रुप। टोटल शायद पहले 20 था, अब 21 हो गए, 21 अमाइनो एसिड हो गए। तो उसमें क्या होता है, जो एक सल्फर भी होता है उसमें, मिथोनिन भी होते हैं, सिस्टीन भी, और एक सल्फर भी होता है। तो उसमें एक परफेक्ट अरेंजमेंट दिखाई गई है, वो जिगजैग और एस से जुड़ेगा वहां पे। आया भैया आपको समझ में? जो आप एस पूछ रहे हैं ना लास्ट क्लास में, तो वो एस वहां से आता है कि वो जो एंजाइम है ना, उसकी जो सल्फर पोजीशन पे आके जुड़ेगा एसिटाइल ग्रुप। उसमें कहीं कहीं कोई पोजीशन पे सल्फर प्रेजेंट होगा उस एंजाइम में, वहां पे जिगजैग से और एसिटाइल ग्रुप आके जुड़ेगा। क्लियर है? ये मैं एक ड्रॉ करके बताता हूँ, वो जो उसको है ना ड्रॉ करके बताता हूँ। क्या था हमारे पास? CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या था? जिग जैक S, और ये था COA, कोएंजाइम। तो ये भी एक एंजाइम ही है हमारे पास, कोएंजाइम। आपने पूछा था कि सर एस कहाँ से आया, सल्फर कहाँ से आया, ठीक है? तो वो उस क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो टाइम भी कंप्लीट हो गया था, तो मैं अब बता रहा हूँ आपको। सल्फर यहाँ से आया। इसमें क्या होता है कि एंजाइम किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन के। और प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड के। और अमाइनो एसिड में 20 प्लस अमाइनो एसिड है हमारे पास, 21। तो उसमें सिस्टीन भी होता है, और मायोथीन भी होता है, और सल्फर भी होता है। तो कोई जिस अमाइनो एसिड में सल्फर होता है ना, उसमें प्रोटीन होगा, और प्रोटीन से ही हमारे पास ये एंजाइम बना है। तो कहीं ना कहीं इसमें सल्फर आ गया। तो वो क्या होता है कि स्पेशल, कि भाई इस वाली पोजीशन पे ये जिगजैग एस से जुड़ेगा यहाँ पे, उस एंजाइम में। ये जो एसिटाइल ग्रुप है ना, ये एसिटाइल ग्रुप उसके एस वाली पोजीशन पे जुड़ेगा, सल्फर वाली पोजीशन पे, जहाँ पे उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। ये बताया गया है, ये यहाँ से आया है सल्फर। ठीक है? अब तो कोई डाउट डाउट नहीं है ना कि एस कहाँ से आया। जी, अब स्टार्ट करते हैं क्रैब साइकिल के बारे में। क्रैब साइकिल, आप अपने हिसाब से भी इसको जूम कर सकते हैं PDF को। पायरुवेट कहाँ से मिला था? ग्लाइकोलाइसिस से। और एसिटाइल कोएंजाइम मिला था पायरुवेट ऑक्सीडेशन से, ठीक है? और ये एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है किसमें? क्रैब साइकिल में। ये हमें मिला ग्लाइकोलाइसिस से, ये मिला पायरुवेट ऑक्सीडेशन से, और ये एंटर करते हैं, दिस एंटर इनटू क्रैब साइकिल। क्लियर? और क्रैब साइकिल आल्सो कॉल्ड एज, क्रैब साइकिल को 3 नामों से जाना जाता है। एक तो खुद क्रैब साइकिल, खुद इसको क्रैब साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट था क्रैब नाम का, उसने दिया था इसको, इस साइकिल को उसने डिस्कवर किया था, तो इसको बोलते हैं क्रैब साइकिल। और 2 नेम और हैं इसके। एक है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं इसमें? क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है ना, वो सिट्रिक एसिड होता है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड सिट्रिक एसिड, और लिख लेना भाई यहाँ पे, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है, ठीक है? इसलिए इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। और दूसरा क्या बोलते हैं इसको? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है? सिट्रिक एसिड हैज 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है? सिट्रिक एसिड के पास में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ठीक है? इसलिए इसको बोलते हैं
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। पेपर में आपको अगर सिट्रिक एसिड साइकिल भी लिखा मिल सकता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो ये इसके नाम होते हैं। अब क्या होता है, क्रैब साइकिल क्या होती है? टोटल 8 स्टेप में होती है। फर्स्ट क्या है, टोटल 8 स्टेप में होती है और रिवर्सिबल साइकिल है, मतलब रिपीट होती रहती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है और CO2 रिलीज भी होती है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन भी होता है कुछ स्टेप में, और एक ये इंपॉर्टेंट है, एक स्टेप में होता है इसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्रैब साइकिल के एक स्टेप में होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन स्टेप फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कि जो सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट उसमें से डायरेक्ट फॉस्फेट रिलीज होता है। आई एम ऑडिबल? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है क्रैब साइकिल में एक स्टेप में। अभी यहाँ पे ये नहीं बता रहे हम कि कौन से स्टेप में क्या होता है, बस ऐसे बता रहे हैं कि भाई क्या होती है क्रैब साइकिल। एक तो 8 स्टेप होते हैं क्रैब साइकिल में। एक क्रैब साइकिल जो होती है रिवर्सिबल होती है, इसमें ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और CO2 भी रिलीज होती है, और इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है एक स्टेप में। कोई भी स्टेप हो सकता है वो 1 2 3 4। ठीक है, और क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मतलब यहाँ पे क्या है, कि जो सबस्ट्रेट है ना उसमें से डायरेक्ट फॉस्फेट रिलीज होता है। सबस्ट्रेट से डायरेक्ट फॉस्फेट रिलीज होता है, और वो फॉस्फेट जो होता है ना हाई एनर्जी फॉस्फेट होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट से फॉस्फेट रिलीज होता है और वो हाई एनर्जी फॉस्फेट होता है, और वो ADP के साथ मिलके और ATP की फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन से मतलब है, फॉस्फोराइलेशन से क्या मतलब है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट। हाँ, ATP या फिर एडिशन ऑफ फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। फॉस्फोराइलेशन का मतलब वैसे तो होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो वो इसीलिए होता है कि यहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट से डायरेक्ट फॉस्फेट हाई एनर्जी फॉस्फेट रिलीज होता है और वो ADP के साथ मिलके ATP की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, जो फॉस्फेट है ना वो डायरेक्ट, ये जो सॉरी जो सबस्ट्रेट है ना वो डायरेक्ट ADP को वो दे देता है फॉस्फेट। ADP को डायरेक्ट फॉस्फेट दे दिया, ADP ने क्या किया, ATP बना लिया। वही है इसमें, ये होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट है वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इज यूटिलाइज, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इज यूटिलाइज इन वन साइकिल, बट देयर इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, सो साइकिल रिपीट इन टू राउंड। ठीक है, अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल बने थे ना एसिटाइल कोएंजाइम में। पायरुवेट ऑक्सीडेशन जब हुआ था तो दो मॉलिक्यूल बने थे एसिटाइल कोएंजाइम के। तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है। ठीक है, मतलब पहले एक मॉलिक्यूल, उसके बाद में फिर दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल, ऐसे रिपीट होती रहती है, वही लिखा है इसमें। और नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट वी गेट फ्रॉम वन सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या मिलता है इससे हमें, व्हाट वी गेट फ्रॉम वन सिट्रिक एसिड साइकिल, इससे क्या मिलता है, ये एक बार जब साइकिल होती है ना, उसका उसका बारे में बता रखा है कि एक बार जब साइकिल कंप्लीट होती है तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, ऑक्सीडेटिव स्टेप में क्या मिलता है, 3 NADH और एक FADH2। तीन तो NADH मिलते हैं और एक FADH2 मिलता है। ऑक्सीडेटिव स्टेप मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, सिर्फ वहां की बात कर रहे हैं हम। ऑक्सीडेटिव स्टेप जितने भी होते हैं उनसे क्या क्या मिलता है, 3 NADH और एक FADH2। और जहां पे SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन,
SLP से मतलब है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये जहाँ होता है वहां से क्या मिलता है हमें, एटीपी या जीटीपी। एटीपी या जीटीपी मिलता है, ठीक है भाई। और उसके बाद में जहां पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा वहां से क्या मिलेगा, 2CO2 और एक H2O। एक साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, रिपीट साइकिल की बात नहीं कर रहा। जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे 3 NADH और एक FAD जहां पे होता है वहां पे है एटीपी या फिर जीटीपी। और जहां पे डिकार्बोक्सिलेशन होता है वहां पे मिलता है 2CO2 और एक H2O। और उसमें क्या होता है, क्रैब साइकिल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्या है, ये लास्ट में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है क्रैब साइकिल में। नाउ ऑल दिस एनर्जी रिलीज इन यूज्ड इन ईटीसी। ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो कहाँ पे यूज होती है, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। क्लियर है भाई इतना। क्रैब साइकिल के बारे में बता रहे थे कि क्रैब साइकिल क्या होती है। 8 स्टेप होते हैं, रिवर्सिबल साइकिल होती है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है इसमें, ऑक्सीडेशन भी होता है इसमें, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी होता है इसमें, और एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम है वो यूटिलाइज होता है, और फिर दोबारा से दूसरा मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है। और इसमें एक बार जब साइकिल कंप्लीट होती है तो क्या 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 मिलता है, ऑक्सीडेशन के जितने भी स्टेप होते हैं उसमें 3 NADH और एक FADH2 मिलता है। और जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है वहाँ पे ATP और या GTP मिलता है। और जहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होता है वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल CO2 और एक मॉलिक्यूल H2O रिलीज होता है। और इसमें साइकिल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और ये जो पूरी की पूरी जो एनर्जी मिलती है यहाँ से, ये ETC में यूज होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। क्लियर। या आप रिस्पॉन्स किया करो प्लीज, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये हो गया क्रैब साइकिल। अब ये है एक साइकिल, ये है क्रैब साइकिल। ये अब सबको दिख रही है। अच्छा, क्या हुआ इसमें, क्रैब साइकिल में हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम था ऊपर, वो एंटर करता है इस साइकिल में। एसिटाइल कोएंजाइम था वो एंटर करता है इस साइकिल में। ऑक्जेलो एसिटिक, ऑक्जेलो एसिटेट के साथ मिलता है। कई कई बच्चे क्या करते हैं इसमें पता है आपको, एसिटाइल कोएंजाइम के जस्ट नीचे ऑक्सैलो एसीटेट बना देते हैं। ऐसे नहीं बनता ये, क्योंकि ये जो कंप्लीट साइकिल चल रही है एसिटाइल कोएंजाइम इसमें एंटर करता है। एसिटाइल कोएंजाइम इसमें एंटर करता है ऊपर से, और किसके साथ मिलता है, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलता है। ये कंप्लीट ये जो साइकिल चल रही है इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलता है, और क्या करता है, जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो वाटर यहाँ पे ऐड किया जाता है, और कोएंजाइम बाहर निकल जाता है। एंजाइम काम करता है सिट्रेट सिंथेज, सिंथेटेज नहीं है यहाँ पे भाई, मैं बोल रहा हूँ सिंथेज। एंजाइम कौन सा काम करेगा, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम काम करेगा यहाँ पे। इसको पहले अलग थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब सही समझ में आया। अब देखिए, एसिटाइल को एंजाइम था, एंटर किया क्रैब साइकिल में, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिला, और क्या बनाया, वाटर यहाँ पे यूज हुआ, और ये COA बाहर, कोएंजाइम बाहर निकल गया। एंजाइम काम किया सिट्रेट सिंथेज। यहाँ पे ये 4 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे ये 6 कैसे हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम है ना, 2 कार्बन इसके मिल जाते हैं। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ इसमें, सिट्रिक एसिड से क्या बना, सिस एकोनिटेट, सिट्रिक एसिड से बना सिस एकोनिटेट, सिट्रिक एसिड से बना सिस एकोनिटेट। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है।
और एंजाइम कौन सा काम करता है? अकोनिटेज। ठीक है, ये स्टेप सेकंड ए है। उसके बाद में स्टेप सेकंड बी है। स्टेप सेकंड बी में क्या होता है कि वाटर का एडिशन होता है, हाइड्रेशन होता है। पहले वाले स्टेप में, टू ए स्टेप में क्या हुआ? वाटर का रिमूवल हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ। टू बी वाले में क्या हुआ? एडिशन ऑफ वाटर हुआ, H2O ऐड किया हमने यहाँ पे। ठीक है, एंजाइम यहाँ पे भी एकोनिटेज काम किया, यहाँ पे भी एंजाइम एकोनिटेज काम किया, और हमारे पास क्या बना? आइसोसिट्रेट। 6 कार्बन कंपाउंड बन गया आइसोसिट्रेट। तो भाई जो हम ये वाटर डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं हम? क्वेश्चन तो आता होगा आपके दिमाग में कि वो ऐसे ही रख देते सर, आइसोसिट्रेट बन जाता, वो तो वैसे भी बन जाता। लेकिन जो वाटर डालना और निकालना, जो आइसोसिट्रेट की फॉर्मेशन होती है ना, ये पता है कैसे होती है? जो इसमें क्या होता है कि वाटर है ना, सिस एकोनिटेट में, एमोडेबल, प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। मुझे अब पता नहीं लग रहा ना ऐसे कि कौन कौन ऑनलाइन है, इसमें दिखता नहीं है। तो प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। तो सिस एकोनिटेट बनता है यहाँ पे। यहाँ पे हमने वाटर निकाल दिया और फिर दोबारा से फिर वाटर डाल दिया। तो ये ऐसा क्यों किया हमने? वो इसलिए किया कि जो H2O होता है ना, H2O में क्या होता है? OH और H प्लस प्रेजेंट होते हैं ग्रुप। H2O में OH और H ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इस सिस एकोनिटेट में वो अलग जगह पे प्रेजेंट थे। ठीक है, अलग जगह पे प्रेजेंट थे। तो वो वहां से हट के और फिर क्या बना? दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए हम एक बार इसमें वाटर, ये इसका एक बार डिहाइड्रेशन होता है और एक बार इसका हाइड्रेशन होता है, मतलब एक बार वाटर निकलता है और एक बार वाटर ऐड होता है। वो इसलिए होता है कि जो OH और H है ना, वो किसी दूसरी पोजीशन पे प्रेजेंट हो। लेकिन हमें उस पोजीशन पे तो नहीं चाहिए कि इस पोजीशन पे प्रेजेंट हो, हमें तो दूसरी पोजीशन पे चाहिए। तो एक बार इसका डिहाइड्रेशन होता है और एक बार इसका हाइड्रेशन होता है। क्लियर है ना H2O का भाई? निकाल डाला गई है सारा फंडा। ठीक है, हमारे पास क्या बना? आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट बन गया। अब आइसोसिट्रेट से क्या होता है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट। एंजाइम कौन सा काम करता है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी बताया था ग्लाइकोलाइसिस में भी, जहां भी NADH निकले ना, चुपचाप आंख मीच के सबस्ट्रेट के पीछे डिहाइड्रोजिनेज लगा देना, वही एंजाइम काम करेगा। जहां पे भी NADH निकले, कहीं भी, पूरी बायोलॉजी में जहां भी कहीं भी NADH निकले ना, वहां पे सबस्ट्रेट के पीछे डिहाइड्रोजिनेज लगा देना, वही एंजाइम काम करेगा यहाँ पे, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और एक CO2 रिलीज हो जाती है। हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट। यहाँ तक कोई दिक्कत? थर्ड स्टेप तक ठीक है। बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप में क्या होता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट से बनता है हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम। सक्सिनाइल कोएंजाइम। अब आप बोलोगे कि सर ये कोएंजाइम क्यों ऐड किया यहाँ पे? तो कोएंजाइम इसलिए ऐड किया है यहाँ पे कि हमें एक हाई एनर्जी बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। कि हाई एनर्जी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और फिर वो बॉन्ड टूटेगा, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे क्या किया? अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम बना यहाँ पे। तो एंजाइम कौन सा काम किया? अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, वही सेम सबस्ट्रेट के पीछे डिहाइड्रोजिनेज लगाना है, क्योंकि NADH निकल रहा है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज लगा दिया, एंजाइम हो गया हमारे पास। इसमें क्या किया? कोएंजाइम ऐड किया और NAD पॉजिटिव से NADH निकल गया और एक CO2 रिलीज हो गई। 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम मिल गया हमारे पास, बन गया हमारे। ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ये यहाँ पे हमारे पास बन गया। अब उसके बाद में क्या होता है इसमें?
सक्सिनाइल कोएंजाइम, अब ये जो बॉन्ड भाई बना है, हाई एनर्जी बॉन्ड हुई है, अब ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो एनर्जी मिलेगी ना हमें। तो अब क्या करते हैं, चलो इस बॉन्ड को तोड़ते हैं अब, ठीक है? तो 5th स्टेप में क्या होता है, अब ये बॉन्ड कौन-सा है? ये बॉन्ड पता है भैया आपको कौन-सा है? थायोएस्टर बॉन्ड है ये। थायोएस्टर बॉन्ड है ये यहाँ पे। और एंजाइम कौन-सा काम करेगा, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में, तो यहाँ पे एंजाइम काम करेगा सक्सिनेट थायोकाइनेज। ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है ना सक्सिनाइल कोएंजाइम में, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम थायोएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे जो सक्सिनाइल एंजाइम के बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं हम थायोएस्टर बॉन्ड। और ये बॉन्ड कौन ब्रेक करेगा? थायोकाइनेज। थायोकाइनेज एंजाइम है वो थायोएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। थायोकाइनेज एंजाइम जो है वो थायोएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है? और इसी वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये जो 5th स्टेप है ना यहाँ पे, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है। एंजाइम काम करता है थायोकाइनेज। अब थायोकाइनेज एंजाइम थायोएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा यहाँ पे। और इसी स्टेप को हम 5th नंबर स्टेप को क्या बोलते हैं? फो वो क्या नाम, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। स्टेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ, वाटर ऐड हुआ, कोएंजाइम बाहर हो रिलीज हो गया और हमारे पास जीटीपी और एटीपी ये निकला। अब यहाँ पे आगे आप देखेंगे कि मैंने जीटीपी और एरो करके जीडीपी और प्लस पीआई लिखा हुआ है और फिर नीचे जीडीपी एडीपी लिखा है और एटीपी लिखा है। ये क्या लिखा है कि यहाँ से जो ये रिलीज होता है ना, जीटीपी रिलीज होता है। यहाँ से हमें जीटीपी मिलता है और ये जो जीटीपी होता है ना भाई, ये स्टेबल नहीं रहता। ये जो जीटीपी होता है ये स्टेबल नहीं रहता, ये टूट जाता है जीडीपी में और इसमें फॉस्फेट में। तो जैसे ही टूटेगा तुरंत इसके पास एक एटीपी आएगा और इसको फिर से एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया भाई? हाँ, यहाँ से जीटीपी निकलता है और जीटीपी क्या होता है कि स्टेबल नहीं रहता। ये जैसे ही निकलता है ना, तो ये जीडीपी में और फॉस्फेट में टूट जाता है। ठीक है? तो इसको एडीपी को एक फॉस्फेट चाहिए, तो ये एडीपी तुरंत इसके पास आता है, इस फॉस्फेट के पास, और यहाँ से एटीपी की फॉर्मेशन कर लेता है। यही बताया गया है इसमें। और ये वाला स्टेप है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, 6th स्टेप पे। सक्सीनेट 4 कार्बन कंपाउंड था हमारे पास। अब सारे हैं इनकी जो है ये सारे सेम रहेंगे, मतलब 4 कार्बन कंपाउंड रहेंगे सारे। ठीक है? तो सक्सीनेट था 4 कार्बन कंपाउंड, ये बना था हमारे पास, ये सक्सीनेट बना था। अब इसमें क्या होता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे भी तो FADH2 निकल रहा है, मतलब एनर्जी निकल रही है। तो डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने काम किया और हमारे पास क्या बना, फ्यूमेरेट 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है? FADH2 रिलीज होता है यहाँ से। ठीक है भाई? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वो है एंजाइम, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये जो एंजाइम है ना इस क्रेब साइकिल में सारे, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये साइकिल जो है मैट्रिक्स में चल रही है, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। लेकिन सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप नेट एग्जाम दोगे या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज की कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में धसा हुआ होता है। ठीक है? और वहां से आके काम करता है, ये वहां से का क्या करता है, सक्सीनेट को फ्यूमरेट में चेंज कर देता है। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम है।
ठीक है? और ये प्रेज़ेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, बाकी जितने भी एंजाइम काम कर रहे हैं, ये सारे प्रेज़ेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। बीएससी लेवल में नहीं, ऊपर जाओगे आप एमएससी करोगे, वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? उसके बाद में क्या हुआ, फ्यूमरेट बन गया हमारे पास और यहाँ से क्या होता है, हाइड्रेशन होता है, वाटर ऐड होता है और हमारे पास मैलेट बनता है 4 कार्बन कंपाउंड। एंजाइम काम करता है फ्यूमरेज 7 नंबर स्टेप में। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर स्टेप की। 8 नंबर स्टेप में क्या होता है, मैलेट 4 कार्बन कंपाउंड है, NADH बाहर निकला, क्या करना है आपको, सबस्ट्रेट के पीछे डिहाइड्रोजिनेज लगाना है, वही एंजाइम काम करेगा। मैलेटिक गलत लिखा हुआ है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा यहाँ पे, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। NADH बाहर निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ भी NADH या एनर्जी निकले, वहाँ पे FADH2 निकला था, वहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज लिखा था हमने, यहाँ पे भी NADH निकल रहा है, यहाँ पे भी मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि NADH निकल रहा है, एनर्जी निकल रही है, ठीक है? इसके बाद में क्या बनता है हमारे पास, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ से ये साइकिल दोबारा रिपीट होती है। क्रैब साइकिल क्लियर है आपको? कहीं भी छोटा-सा कोई भी डाउट भी, सर ये कहाँ से आ गया या ये कहाँ से आ गया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये पूरी क्रैब साइकिल आपके सामने। मैंने मेरी तरफ से एक-एक चीज़ जो बारीक से बारीक क्रैब साइकिल में होती है, वो सब क्लियर किया है। कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, कौन से एंजाइम क्या काम करते हैं, और उसके बाद में भी अगर आपको कोई डाउट है, तो बता दीजिए, नहीं फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हाँ जी, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट इसके स्टेप दे रखे हैं। पहला है कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का नाम सुना है आपने? वही कंडेंसेशन होता है इसमें, एल्डोल कंडेंसेशन। और यहाँ पे क्या होता है, सिट्रिक एसिड की सिंथेसिस होती है। सिट्रिक एसिड जो है वो सिंथेसिस होता है यहाँ पे, ठीक है? और एंजाइम काम करता है सिट्रेट। वही लिखना है आपको, पहले साइकिल बनानी है। पहले क्रैब साइकिल के बारे में हमने क्या पढ़ा, उसके बारे में बस, क्रैब साइकिल क्या होती है वो पढ़ा। उसके बाद में हमने एक क्रैब साइकिल बना के पढ़ी। उसके बाद में ये इसके जितने भी स्टेप हैं ये लिखने हैं पूरे, एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा। आपके कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता, मैं ये कह रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही पूरा कंप्लीट प्रोसेस लिखोगे ना, अब कई बच्चे क्या करते हैं, बस साइकिल याद कर ली और उसको बना दिया, क्रैब साइकिल कंप्लीट, ऐसे नहीं होता। ये प्रॉपर वे ये होता है इसको याद करने का। फर्स्ट स्टेप हमारे पास कंडेंसेशन होता है, सेकंड डिहाइड्रेशन होता है, सेकंड बी हाइड्रेशन होता है, ये हमने डिस्कस किए ना अभी। थर्ड होता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन भी होगा और डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा, ठीक है? फोर्थ है ऑक्सीडेटिव, फोर्थ भी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है, यहाँ से भी CO2 रिलीज़ होती है। फिफ्थ है हमारे पास फॉस्फोराइलेशन, सिक्स्थ है हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन, सेवंथ फिर हाइड्रेशन और लास्ट में फिर 8th है डिहाइड्रोजिनेज। ये कंप्लीट 8 स्टेप में होती है ये रिएक्शन। फर्स्ट है हमारे पास कंडेंसेशन होता है, सिट्रिक एसिड बनता है और सिट्रिक एसिड की सिंथेसिस होती है वहाँ पे। सेकंड हमारे पास डिहाइड्रेशन होता है, रिमूवल ऑफ H2O होता है। सेकंड बी में फिर वही होता है, एडिशन ऑफ वो वाटर होता है, H2O ऐड होता है। थर्ड में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में CO2 रिलीज होती है और NADH की फॉर्मेशन होती है, ठीक है? और जहाँ NADH बनता है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, ठीक है? और एंजाइम काम करेगा सबस्ट्रेट के पीछे डिहाइड्रोजिनेज। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि हाई एनर्जी थायोएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कोएंजाइम आके हाई एनर्जी थायोएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है फोर्थ स्टेप में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में, ठीक है? और सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है
और वो रिएक्शन कराता है और एक हाई एनर्जी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। 5th में फॉस्फोराइलेशन होता है। वो थाई एस्टर बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुआ था, वो टूटेगा किसकी हेल्प से? एक एंजाइम है थायोकाइनेज। थायो एस्टर बॉन्ड है, थायोकाइनेज एंजाइम उसको ब्रेक डाउन कर देगा और इसको बोलते हैं हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट है डिहाइड्रोजिनेशन, वही है फिर डिहाइड्रोजिनेशन क्यों बोलेंगे इसको? 6th स्टेप को डिहाइड्रोजिनेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम कर रहा है 6th में। सिंथ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम कर रहा है, इसलिए हमको इसको बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। 7th में वाटर ऐड कर दिया तो हाइड्रेशन होगा। 8th में डिहाइड्रोजिनेज वो इसलिए होगा क्योंकि वहां पे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज काम कर रहा है, इसलिए हम उसको डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं लास्ट वाले 8th स्टेप को। क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? डिहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस को बोलते हैं और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। जो प्रोसेस होती है ना, इसको हम डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ये मिस्टेक से गलती से लिखा गया है। दोनों प्रोसेस में 6th में भी डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है और 8th में भी डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। प्रोसेस को हम डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं जो उसके सबस्ट्रेट के पीछे लगते हैं ना, जहां मैंने बताया कि एनर्जी रिलीज होती है, तो सबस्ट्रेट के पीछे आपको डिहाइड्रोजिनेज लगाना है। ठीक है, तो 8th भी डिहाइड्रोजिनेशन ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज काम किया था और उस वाले में काम किया था मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद में क्लियर है ना इतना? उसके बाद में एक एक रिएक्शन लिखी हुई है, ये ओनली वन साइकिल है। ये ओनली एक साइकिल की रिएक्शन लिखी हुई है कि एक साइकिल कंप्लीट होती है तब क्या होता है। एक एसिटाइल कोएंजाइम था, ठीक है, उसमें वाटर ऐड हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, 2 CO2 मिलते हैं, 3 NADH मिलते हैं, एक FADH2। लिख लेना भाई, इसको करेक्ट कर लेना, FDH2 नहीं है, ये FADH2 है। और एक GTP और एक H2O, ये एक साइकिल में मिलता है हमें। तो 2 साइकिल कंप्लीट होगी जब, क्योंकि हमारे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 मॉलिक्यूल है एसिटाइल कोएंजाइम के। तो जब 2 होगा तो क्या मिलेगा? 2 होगा तो मिलेगा 4 CO2 और 6 NADH। इसमें एक में 3 मिल रहा था तो 2 में 6 मिलेगा और एक NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP, टोटल 15 ATP। एक यहाँ से 2 FADH2 निकलेगा, इसमें एक निकल रहा था, लेकिन जब साइकिल रिपीट होगी, क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 FADH2 निकलेंगे और 2 into 2 4 ATP। और एक GTP किसके बराबर होता है? एक ATP के। एक GTP एक ATP के बराबर ही होता है। तो टोटल हमारे पास 20 ATP मिलेंगे यहाँ से। साइकिल जब एक बार कंप्लीट होने के बाद में जब उसको दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो दोबारा से साइकिल चलेगी, तो हमारे पास क्या मिलेगा, टोटल 20 ATP मिलेंगे। ये जो रिएक्शन लिखी है ऊपर, ये 1 साइकिल की है। ये वाली जो रिएक्शन है ये 1 साइकिल की है, लेकिन साइकिल जब रिपीट होगी तो इसके डबल प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2 और एक GTP। और हमारे पास टोटल 20 ATP की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? जी, उसके बाद में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस से हमें क्या मिला था, 2 ATP और 2 NADH मिला था। पायरुवेट ऑक्सीडेशन से मिला था 2 NADH और क्रैब साइकिल से मिला 2 ATP, 2 NADH, 2 FADH2 और 4 CO2। यहाँ पे हम सिर्फ NADH को देखेंगे, क्योंकि NADH जो होता है ना, वही यूटिलाइज होता है ETC में, क्योंकि उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, H होता है ना, NADH के पास H होता है, तो H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयन नहीं होते इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यही ट्रांसफर होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे NADH की, सिर्फ NADH की,
ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज इन ईटीसी एंड एटीपी फॉर्म। ये जो NADH होते हैं और FADH होते हैं, ये यूटिलाइज होते हैं ईटीसी में। क्यों होते हैं ये, एटीपी क्यों नहीं होता यूटिलाइज? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने स्टार्टिंग में जब फर्स्ट लेक्चर में बात की थी तो हमने क्या बोला था कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है। बात की थी ना हमने वहां पे कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है। तो अब यहाँ पे ईटीसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एनर्जी की फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ पे NADH। यहाँ पे एक एक मिस्टेक है, आपको दिखी भाई कहीं पे जो क्रैब साइकिल लिखा हुआ है ना? हाँ जी, जो क्रैब साइकिल लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे, यहाँ पे 6 NADH आएगा। 6 NADH आएगा, 2 NADH नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे NADH और FADH का ही यूज करेंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये NADH और FADH यूटिलाइज होते हैं ईटीसी में, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन वो होता है यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही यूटिलाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और एटीपी फॉर्म करते हैं। क्लियर है इतना क्रैब साइकिल? अगर यहाँ तक कोई बताइए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे। ये क्रैब साइकिल कंप्लीट है आपका। हाँ जी, एनी डाउट? तो आप लोग पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फिर ईटीसी के बारे में, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको वहां पे मिल जाएगा आपके ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू सो मच।